Good evening, students. Today we are learning class 10 NIOS chapter 3. The name of chapter is Sole Proprietorship Partnership Hindu Undivided Family. मतलब क्या है कि बिजनेस करते समय हम जब मार्केट में जाते हैं, व्हेन वी गो टू द मार्केट, हम जब मार्केट जाते हैं तो हमें बहुत सारे दुकानें दिखती है मार्केट में, राइट? तो बहुत सारी दुकानें दिखती है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई राइस बेच रहा है, कोई पल्सेस पल्सेस मतलब करदन्या, कोई पीनट्स, जैसे कि कोई भी नट्स हो गए, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, या चना वगैरह हो गया, या सेंग हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, कोई कटलरी का सामान बेच रहा है, कोई किचन का सामान बेच रहा है, किसी की प्रॉपर दुकान है, किसी की रोड साइड दुकान है, किसी की प्रॉपर शॉप है, किसी का स्टोर है, किसी का मॉल है। तो ये सब लोग जो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये कौन है? हु आर द ओनर्स? मालक कौन है इनका? और वो मालक, हम सबको पता है कोई भी व्यापार करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो वो लोग कुछ ना कुछ पैसे लगाते हैं, फिर वो मालक उस बिजनेस के प्रति डिसीजंस भी लेते हैं। जैसे कि कितनी चीजें खरीदनी है, कितनी चीजें रखनी है, कैसे रखनी है, कब क्या करना है, कितने पैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है। छोटा हो या बड़ा बिजनेस हो, हर बिजनेस में अपने हिसाब से हर चीज की रिक्वायरमेंट होती है। कोई माउथ से मार्केटिंग करता है, मतलब बोल बोल के मार्केटिंग करता है, कोई अपने आवाज से लोगों को आकर्षित करता है, कोई पैम्पलेट बांट के मार्केटिंग करता है, कोई अपना प्रोडक्ट फ्री में बांट के मार्केटिंग करता है। तो जिसकी जैसी लेवल होती है उसके हिसाब से वो अपनी मार्केटिंग करता है। और धंधे में इम्पोर्टेंट ये होता है कि एक तो पैसा लगता है, दूसरा वो ओनर मालक खुद डिसीजंस भी लेता है, तीसरा वो अपने बिजनेस के प्रति रोज के रोजमर्रा का जो काम होता है उस काम का फंक्शनिंग वो खुद देखता है। कैसे काम चल रहा है, कब ओपन होना है, कब क्लोज होना है, कब क्या करना है, वो खुद देखता है। फिर उस व्यापार का प्रॉफिट या लॉस वो भी उसी के ऊपर निर्भर होता है, और वो उसका जिम्मेदार भी होता है। करेक्ट है? तो ये चैप्टर है उसी के बारे में कि ओनर जो होता है उसके क्या टाइप्स हैं। एक व्यापारी के एक व्यापारी के व्यापार करने के लिए वो जो बिजनेस होता है उसमें ओनर का, मालक का क्या रोल होता है, और उस रोल को बिजनेस स्टडीज में क्या कहते हैं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक अकेला इंसान कोई भी छोटा मोटा व्यापार करता है, खुद जिम्मेदार होता है, खुद ही काम करता है। ओके। फिर उसके फीचर्स, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, या उसकी खूबियां क्या होती है, या उसके मेन मेन पॉइंट्स क्या होते हैं। फिर उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, एडवांटेजेस मतलब फायदे, उसके लिमिटेशंस क्या होते हैं। एडवांटेजेस मतलब फायदे क्या होते हैं, और लिमिटेशंस मतलब उसके उसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, या उसके मतलब बोलते हैं ना बिजनेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो लिमिटेशन मतलब डिस एडवांटेजेस भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, लिमिटेशंस मतलब डिस डिसएडवांटेजेस। ओके, डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं, लिमिटेशन मतलब कुछ कमियां। ओके, ये सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात हो रही है। तो मैंने जैसे बताया सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या, इंडिविजुअल ओनर, एक अकेला ओनर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। और पार्टनरशिप मतलब क्या, पार्टनरशिप मतलब ऐसा बिजनेस, ऐसा व्यापार जिसमें एक से ज्यादा ओनर हो, मोर देन वन ओनर। मालक कितने हैं? एक से ज्यादा है, दो है, चार है, पांच है, 10 है, डिपेंड करता है कितने है। ठीक है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप को हम डिटेल्स में देखते हैं। सोल मींस सिंगल, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। सोल मतलब क्या? सिंगल। एंड प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या? प्रोप्राइटरशिप मींस ओनर। सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनरशिप, मतलब अकेला मालक। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या हो गया? अकेला मालक। जैसे कि मैंने बताया सोल मतलब सिंगल, और प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनरशिप, मतलब मालक।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंगल ओनरशिप, अकेला मालक, मीन्स ओनली वन पर्सन। समझ में आ रहा है, सिर्फ एक इंसान। वो एक इंसान कौन होता है, ओनर ऑफ द बिजनेस होता है। कौन होता है, ओनर ऑफ द बिजनेस। दस द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच अ सिंगल पर्सन ओन्स मैनेजेस एंड कंट्रोल्स, मतलब जो ऐसा व्यापार जो अकेला इंसान संभालता है, चलाता है, कंट्रोल करता है, डिसीजन लेता है, उसको क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। ओके, और उसका जो प्रॉफिट होता है, उसका प्रॉफिट भी क्या है, वो अकेले को ही जाता है। ठीक है, तो बिजनेस का उसके बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, एम। ऑब्जेक्टिव का और एक मतलब हो सकता है, जैसे मैं अगर हिंदी में बोलूं तो मकसद, है ना। एम, एम मतलब माझा हेतू काय आहे हे करण्यासाठी, सो आई एम डूइंग बिजनेस फॉर वाई, अर्निंग प्रॉफिट, है ना। हर कोई बिजनेस करता है प्रॉफिट करने के लिए करता है। ओके, एम मतलब लक्ष्य भी होता है। वेरी गुड, मैं थोड़ा लक्ष्य वाला शब्द ढूंढ रहा था बट याद नहीं आ रहा था। थैंक यू, मैं गणेश, या टारगेट हो सकता है, लक्ष्य हो सकता है। वेरी गुड। ओके, मैं इसी फाइल में ऐड कर रहा हूँ। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसके फीचर्स क्या हैं। सिंगल प्रोप्राइटरशिप के या सिंगल ओनर होने से क्या क्या फायदे होते हैं उसके, वो होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ईज ऑफ फॉर्मेशन, ईज ऑफ फॉर्मेशन मतलब बिजनेस को शुरू करना इजी हो जाता है क्योंकि अकेले होते हैं, है ना। तो बिजनेस को शुरू करना, ईज ऑफ फॉर्मेशन मतलब क्या, बिजनेस शुरू करना, स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस या बिगिनिंग ऑफ बिजनेस, तो इजी हो जाता है। इंप्लाइज मिनिमम लीगल और अदर फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब क्या, लीगल एंड अदर फॉर्मेलिटीज में क्या आता है, जैसे कि कोई भी पेपर वर्क लगता है ना, जैसे लाइसेंसेस होती है, वो सिंगल ओनर के लिए, प्रोप्राइटरशिप के लिए बहुत कम लगती हैं, पेपर वर्क एंड लाइसेंसेस एक्सेट्रा। बहुत कम पेपर वर्क लगती है उसके लिए। ओके, तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला फीचर क्या है कि इजी है, इजी सोल प्रोप्राइटरशिप करना या एक अकेले इंसान को बिजनेस चलाना, छोटा मोटा बिजनेस चलाना इजी है, ये इसका पहला फायदा है। सिंगल ओनरशिप भी एक होना एक फायदा है। क्यों फायदा है, क्योंकि दैट इंडिविजुअल ओन्स ऑल एसेट एंड प्रॉपर्टीज, मतलब वो अकेला इंसान उसके एसेट्स और उसकी प्रॉपर्टीज जो भी होती है, एसेट मतलब जो भी सामान उसके पास है, वो एसेट का क्या मतलब है, जो भी सामान है, सामान, एंड जो भी प्रॉपर्टी वो बनाएगा या प्रॉफिट वो बनाएगा, वो उसका इकलौता मालक होता है। ओके, हेंस अलोन बियर्स ऑल द रिस्क, बट उसका एक ये भी है कि उसको रिस्क भी अकेले को ही लेना पड़ता है। ओके, और अगर प्रोप्राइटर का डेथ होता है तो क्या होता है, बिजनेस एंड हो जाता है, बराबर ना, क्योंकि वो अकेला ही बिजनेस जानता था चलाना, कैसे चलाना है, और उसकी कंपनी में कोई लोग नहीं थे, वो अकेला इंसान था। तो वो अगर कुछ उसको होता है, हादसा होता है, मौत होती है, इंतकाल होता है या मर जाता है, तो देहांत होने से क्या हो जाता है, वो बिजनेस एंड हो जाता है। बिजनेस क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, बिजनेस एंड होना। अगर उसकी डेथ होती है तो बिजनेस एंड हो जाता है। नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे क्या हो जाता है, क्योंकि वो अकेला है तो उसको किसी को प्रॉफिट शेयर करना है क्या, नहीं। उसको लॉस अगर नुकसान हो गया 1 लाख का, तो वो अकेला ही उसका जिम्मेदार होता है। और
उसके बाद में वन मैन्स कैपिटल, इसमें मैंने कुछ भी हाईलाइट नहीं किया हूं क्योंकि ये वर्ड में ही सारा समझ में आ रहा है हमको कि नो प्रॉफिट शेयरिंग एंड नो लॉस शेयरिंग, मतलब प्रॉफिट भी उसका लॉस भी उसका। फिर नेक्स्ट है वन मैन्स कैपिटल, द कैपिटल रिक्वायर्ड बाय सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली अरेंज बाय द सोल प्रोप्राइटर, मतलब वो अकेला ही सारा चीज, टोटली अरेंज बाय द सोल प्रोप्राइटर मतलब हर चीज वो खुद अरेंज करता है। वन मैन कैपिटल मतलब वही उसका एचआर मैनेजर है, वही उसका अकाउंटिंग वाला है, वही उसका मार्केटिंग वाला है, मतलब एक इकलौता मालक जो होता है ना, वही अकेला प्रचार करता है, वही पैसे इन्वेस्ट करता है, वही अकाउंटेंट देखता है, वही हिसाब किताब देखता है। समझ रहे हो? तो जो भी चीजें हैं वो खुद ही देखता है। अगर उसको लोन चाहिए तो खुद के बल पे लेगा, अगर उसको फाइनेंस चाहिए तो खुद के बल पे लेगा, इंश्योरेंस चाहिए दुकान का तो खुद के बल पे लेगा। ओके, तो ये इसका मतलब है वन मैन कैपिटल, वन मैन शो। फिर जब वन मैन शो हो गया तो वन मैन कंट्रोल भी हो जाता है, उसकी जो कंट्रोलिंग पावर होती है वो भी खुद की ही होती है ना। उसको जो करना है जैसे करना है उसके हिसाब से कर सकता है, वो उसके फायदे का है नुकसान का है वो खुद डिसाइड कर लेता है। फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है, द लाइबिलिटी ऑफ द प्रोपराइटर इज अनलिमिटेड, मतलब in case of loss the business asset along with the personal properties of the proprietor shall be used to pay the business, मतलब के इसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसका अगर लॉस होता है तो उसके पर्सनल प्रॉपर्टीज पे भी आ सकता है वो चुकाने के लिए। ओके, तो उसकी लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है। अब एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये हो गए फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उसके एडवांटेजेस क्या है? इजी टू फॉर्म, इजी टू वाइंड अप। इजी टू फॉर्म मतलब क्या? बिजनेस शुरू करना। इजी टू वाइंड अप मतलब बोलते ना चलो वाइंड अप करो खत्म करो, मतलब बंद करना। तो इजी टू फॉर्म मतलब शुरू करना, एंड इजी टू वाइंड अप मतलब बंद करना। अ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ अ बिजनेस इज इजी टू फॉर्म, लिखा है यहाँ पे क्लीन शब्द में, एंड इजी टू क्लोज, लीगल फॉर्मेलिटीज आर मिनिमम, मतलब अगर बंद करना है तो लीगल फॉर्मेलिटीज कम होती है। इनफैक्ट मैं तो बोलता फॉर्मेलिटीज भी नहीं होती बहुत सारे व्यापार में, ऐसे ही बंद कर सकते हो, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर डायरेक्ट मोटिवेशन, द प्रॉफिट्स अर्नड बिलोंग टू द सोल प्रोपराइटर अलोन, the profits earned belong to the sole proprietor alone and he bears the risk of losses as well, मतलब उसको जो भी प्रॉफिट होता है उसका उसके मजे लेने वाला वो अकेला खुद होता है। ओके, और अगर उसको कोई लॉस होता है तो द रिस्क लॉसेस एज वेल, मतलब ही बियर्स मतलब वो खुद झेलता है लॉसेस। अगर बिजनेस में फायदा हुआ तो उसके मजे वो अकेला लेता है, और अगर लॉस हुआ तो उसके सजे भी वो अकेला लेता है। ओके, सब क्लियर है? सिंपल चैप्टर है। क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन, अब देखो अकेला मालक है, अकेला कंट्रोल कर रहा है, अकेले का पैसा लगा है, अकेले का सामान लगा है, तो डिसीजन जल्दी ले पाएगा। ओके, कुछ एक्शन लेना है तो जल्दी से एक्शन ले पाएगा। तो अकेला होने की वजह से सारे डिसीजन सारे एक्शंस खुद फटाफट ले सकता है। क्विक डिसीजन प्रॉम्प्ट एक्शन, सिंपल। क्विक एक्शन सबको मालूम है, क्विक डिसीजन क्या होता है? जल्दी डिसीजन लेना। प्रॉम्प्ट एक्शन मतलब तुरंत एक्शन लेना। डिसीजन लेना मतलब डिसाइड करना, और एक्शन लेना मतलब उसको डिसीजन को के ऊपर काम करना। बेटर कंट्रोल, अकेले होने की वजह से हर चीज को वो जैसा चाहे वैसे कोऑर्डिनेट कर सकता है। ही इज द प्लानर एंड द ऑर्गेनाइजर, वो खुद प्लान करके खुद चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकता है, ये उसका एक बेनिफिट हो जाता है। मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स, मतलब वो अकेला होने की वजह से उसके बिजनेस के सीक्रेट्स उसके पास ही रहते हैं क्योंकि वो किसी को शेयर नहीं कर सकता या करना नहीं चाहता। ठीक है, तो उसके सीक्रेट्स शेयर नहीं होते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स मतलब क्या? अपने सीक्रेट्स अपने पास ही होते हैं। क्लोज पर्सनल रिलेशन मतलब क्या? कस्टमर के साथ में या एम्प्लॉयज अगर उनके पास है दो चार पांच तो उनसे क्या होगा? उनका पर्सनल रिलेशन होगा।
जैसे कि एक कंपनी है, अंबानी का आप जियो वापरते हो ना, आपका उससे कोई ताल्लुक है नहीं है। बट अगर कोई इंडिविजुअल छोटा मोटा व्यापार कर रहा है तो आप उससे रोज जाके मिलते हो, कैसे हो भैया, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो एक पर्सनल रिलेशन बनता है अपने लेवल पे। और सारे कस्टमर को इजी हो जाता है कि उसका काम फटाफट हो रहा है, भैया को फोन कर दिया, मैसेज कर दिया, चीजें पहुंच गई, आ गई। उसी तरीके से आप भी जाते हो तो उसका हालचाल पूछते हो, चीजों को अपने हिसाब से खरीद लेते हो कि मुझे इस तरीके का चाहिए तो इस तरीके का ही दे देना। फिर प्रोवाइड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है ना, आप एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हो। इस वजह से एम्प्लॉयमेंट मतलब अभी आपका काम है तो आप दो चार लोगों को काम पे जो रखते हो ना, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मतलब आप लोगों को नौकरी भी प्रदान करते हो। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है ना, वो बंदा खुद भी कर्मचारी होता है और वो कुछ लोगों को ऐड भी कर सकता है। ठीक है, लिमिटेड को ऐड कर सकता है, बड़ा करेगा तो फिर बड़ी कंपनी बन जाएगी ना, तो फिर इस कैटेगरी में नहीं आती है। अब लिमिटेशंस, लिमिटेशंस मतलब क्या, डिसएडवांटेजेस या प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, या ऐसी क्या चीजें हैं जो इसमें 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 फायदामंद नहीं है। ओके। Limited capital in sole proprietorship business, it is the owner who arranges the capital। अब अकेला इंसान कैपिटल अरेंज कर रहा है, कैपिटल मतलब क्या, पैसा अरेंज कर रहा है या चीजों को अरेंज कर रहा है, तो कितना करेगा। सो इट इज डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल इंडिविजुअल टू रेज अ ह्यूज अमाउंट। बराबर ना। अकेला इंसान 1 लाख अरेंज करेगा, 2 लाख अरेंज करेगा, 5 लाख करेगा, 10 लाख करेगा, और कितना करेगा। छोटा मोटा व्यापारी जो सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहा है उसकी तो उतनी कैपेसिटी होगी। अगर उसकी कैपेसिटी बढ़ गई तो फिर वो सिंगल ओनर नहीं रहेगा ना, वो तो कंपनी खोल देगा फिर। ओके। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, उसका लिमिटेशन हो जाता है कि प्रॉफिट के हिसाब से वो पैसा लगा सकता है, लागत, या उसको बैंक लोन भी देगा तो छोटा लोन देता है। तो कैपिटल मतलब फाइनेंस मिलना या पैसे का लागत या सामान का खरीदी, तो लिमिटेड हो जाती है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी मतलब क्या है, बिजनेस कितना चलेगा पता नहीं। वो अकेला बंदा है, वो अकेला बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो हो सकता है कि उसका पैसा खत्म हो जाए तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा। हो सकता है कि उसके आदमी छोड़ के जाए तो भी उसको प्रॉब्लम हो जाता है, एक दो आदमी छोड़ के जाएंगे तो। हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो तो भी प्रॉब्लम, हो सकता है उसका डेथ हो तो भी प्रॉब्लम, हो सकता है उसका मन बदल गया, तो मन बदल गया तो भी प्रॉब्लम, बिजनेस बंद। ओके। तो ये लैक ऑफ कंटिन्यूटी के इशू हो सकते हैं। लिमिटेड साइज, लिमिटेड साइज मतलब क्या, बिजनेस एक्सपांड करने की एक लिमिट हो जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ सकती। आप दो तीन लोग ही जोड़ सकते हो, या जो भी लिमिटेड लोग है, चार पांच लोग है वो जोड़ सकते हो, उसके आगे आप जोड़ नहीं सकते, क्योंकि उतनी उसकी कैपेसिटी नहीं होती है। और जो सिंगल ओनर होता है उसका मैनेजरियल एक्सपर्टाइज नहीं होता है। मैनेजरियल एक्सपर्टाइज मतलब क्या, मैनेजमेंट कैसे करना है उनको थोड़ा सा कम पता होता है। उनको नहीं समझ में आता कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हिसाब किताब करना, पेपर वर्क करना, लोगों को हायर करना, एम्प्लॉयज को रखना, फिर प्लानिंग करना, मार्केटिंग करना, ये सारी चीजें उनको समझ में नहीं आती है। यहाँ पे लिखा है ना, पुअर मार्केटिंग। ओके। अब नेक्स्ट हमने देखा अभी पहले प्रोप्राइटरशिप, अब हम देखेंगे पार्टनरशिप। प्रॉपर्टी प्रोप्राइटरशिप हमने देखा, अब हम क्या देखेंगे, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप मतलब दो लोगों ने मिलके एक छोटी सी कंपनी बना दी, या दो लोगों ने मिलके एक बिजनेस शुरू कर दिया। दो, एक आदमी है जो छोटा सा व्यापार कर रहा है, दूसरा आदमी छोटा व्यापार कर रहा है, अब दोनों ने सोचा चलो कुछ और व्यापार करते हैं दोनों मिलके। जैसे मेरे पास 5 लाख है, तेरे पास 5 लाख है, मिलके एक धंधा खोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। एकदम सिंपल वर्ड है। पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में इतना ही फर्क है कि वहां पर अकेला इंसान था, यहाँ पे दो इंसान है। वहां पे प्रॉफिट दोनों मिलके करते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ वहां पे प्रॉफिट अकेला मिलके कमाता है, यहाँ पे दोनों मिलके प्रॉफिट कमाते हैं। वहां पे अकेले को लॉस होता है, यहाँ पे दोनों को लॉस होता है। तो दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एकदम सिमिलर है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे दो लोगों के बीच में हो रहा है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है, टू और मोर मेंबर्स आर रिक्वायर्ड।
मतलब दो या उनसे ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, बट मेंबर की जो क्वांटिटी है शुड नॉट एक्सीड 10, मतलब पार्टनर्स 10 के ऊपर नहीं होने चाहिए। ओके, बैंकिंग बिजनेस होगा तो, और अदर बिजनेस में 20। एग्रीमेंट, अब दो लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो एग्रीमेंट करना जरूरी है। एक लीगल एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, पेपर बनाना पड़ता है कि तेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है, तेरा कितना पैसे लग रहा है, मेरा कितना पैसे लग रहा है। तो वो तो नॉर्मल एग्रीमेंट बनता है। हाँ, एग्रीमेंट के बहुत टाइप्स होते हैं। तो एग्रीमेंट सिंपल भी हो सकता है, एग्रीमेंट नोटराइज्ड भी हो सकता है, या एग्रीमेंट लीगल टाइप का एग्रीमेंट भी हो सकता है। डिपेंड्स किसको कैसे एग्रीमेंट करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एग्रीमेंट होना अच्छी बात होती है। अब यहाँ पे पार्टनरशिप में क्या फायदा है? पार्टनरशिप में अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, मतलब जो पैसा लग रहा है बिजनेस में, धंधे में, वो दोनों पार्टनर्स का डिवाइड हो रहा है। जैसे भी रेशो है, ऐसे भी हो सकता है कि दोनों पार्टनर्स ने कहा कि मैं 5 लाख लगा रहा हूँ, तू 5 लाख लगा। ऐसे भी हो सकता है कि एक पार्टनर ने कहा कि मैं 8 लाख लगाता हूँ, तू 2 लाख लगा। फिर उसके हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग होगी, तेरा 80% प्रॉफिट, मेरा 20% प्रॉफिट। ऐसे भी हो सकता है कि एक पार्टनर ने 8 लाख लगाया, एक ने 2 लाख लगाया, बट काम वही करेगा जिसने 2 लाख लगाया, तो दोनों का 50-50। तो इट डिपेंड्स ऑन कि कैसे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। फिर किसका कितना पावर होगा, डिसीजन कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, या डिसीजन लेने से पहले दोनों का साइन होना चाहिए। बैंक से पैसे निकालने हैं तो दोनों का साइन होना चाहिए, कोई डिसीजन लेना है तो राइटिंग में डिसीजन लेना है। तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। लॉफुल बिजनेस, मतलब हमको जो भी व्यापार करना है वो लॉफुल करना है। लॉफुल करना है मतलब ईमानदारी से करना है, जो नियम में है कानून के वो। स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब नहीं करना है, जिससे हम अपने कानून के नजर में आ जाए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं ना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जैसे एज एग्रीड बाय द पार्टनर्स। अगर बोल दिया कि मेरा 90%, तेरा 10%, अगर दोनों एग्री है, दोनों साइन कर रहे हैं, तो उनकी मर्जी। अब वो क्यों ऐसे करेंगे, डिपेंड करता है कौन कितना काम करेगा, डिपेंड करता है कौन कितना पैसा लगाएगा। ओके। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें भी क्या होता है कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब लाइबिलिटी मतलब अगर कुछ कर्जा होता है, लोन होता है, या नुकसान होता है, तो दोनों को झेलना पड़ सकता है। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू रजिस्टर योर पार्टनरशिप फर्म। मतलब पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। सिंपल पेपर्स पे भी आप लिख के आपका पार्टनरशिप फर्म चालू कर सकते हो, या नॉर्मल एग्रीमेंट करके भी पार्टनरशिप का फर्म चालू कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करना एक कोर्ट का काम होता है, ठीक है। तो वो कोर्ट का जरूरी नहीं है कि आप रजिस्टर करो, क्योंकि वो लंबा प्रोसीजर होता है, पैसे भी खर्च होते हैं। तो नॉर्मल में भी आप कर सकते हो। अगर आपका नॉर्मल में आपने रजिस्ट्रेशन किया, नॉर्मल में एग्रीमेंट किया, फिर 1 साल 2 साल बिजनेस चलाया, फिर कोर्ट रजिस्ट्रेशन किया, तो ठीक हो जाता है। क्योंकि फिर पहले ही इतना भाग दौड़ करना पेपर वर्क में, और फिर बाद में पैसे खर्च करना, और फिर अगर नहीं चला, कुछ दोनों में आपस में नहीं बनी, तो फिर नुकसान ज्यादा हो जाता है। Principal agent relationships, all the partners of a firm are the joint owners of the business। सॉरी, सारे पार्टनर्स क्या होते हैं? जॉइंट ओनर्स ऑफ द बिजनेस होते हैं। सबको इक्वल राइट्स होता है। सबको क्या होता है? इक्वल राइट्स, मतलब सबको सेम राइट्स होते हैं, सब लोग अपनी बात रख सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, मतलब बिजनेस के, मतलब कंपनी के बिहाफ पे आपको डिसीजन लेने का हक होता है। ओके। फिर कोई डील भी करनी है पार्टीज के साथ में, तो भी वो कर सकते हैं। ओके। मतलब उनको हक होता है डिसीजन लेने का, उनको हक होता है पैसा इन्वेस्ट करने का, उनको हक होता है चीजें खरीदने का, उनको हक होता है डिसीजंस या कस्टमर या बिजनेस से, दूसरे बिजनेस से डील करने का। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस कब तक चलेगा? जब तक दोनों जिंदा है तब तक बिजनेस चलेगा। अगर किसी एक का डेथ हो गया, तो डिपेंड्स एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर किसी का डेथ होता है तो उसके फैमिली को लो, तो फैमिली को लो। अगर लिखा है कि डेथ होता है तो पूरा बिजनेस पहले वाले का, तो पहले वाले का।
ठीक है। तो जैसे आपके एग्रीमेंट पेपर में लिखा हुआ है उसके बेसिस पे बिजनेस कंटिन्यू होगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, ये भी इजी टू फॉर्म है, ये भी इजी टू फॉर्म है। अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज रिसोर्सेस, मतलब एक से भले दो पार्टनर्स का, हाँ, जब एक आदमी होता है तो 10 काम होते हैं, दो आदमी होते हैं तो 20 काम होते हैं। कोई एक पार्टनर शायद मार्केटिंग में अच्छा होगा और पैसा भी लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया। दूसरा पार्टनर है वो, उसको रोजमर्रा का काम अच्छे से आता है, या फिर उसको एम्प्लॉयज को संभालने अच्छे से आता है, तो और मतलब डबल काम हो गया। फिर बैलेंस डिसीजन, बैलेंस डिसीजन मतलब एक ने बोला ऐसा करो, दूसरे ने बोला वैसा करो, फिर बोला यार अपने दोनों का तो मतलब मैच नहीं हो रहा है, तो चलो तीसरा रास्ता ढूंढते हैं। तो हो सकता है कि मैंने एक बार डिसीजन लिया वो गलत था, दूसरे ने मुझे समझा दिया कि भाई ये नहीं ये सही है। तो कोई भी चीज को डिस्कस करके, राय मशवरा करके, आपस में बात करके आपको जो भी डिसीजन आएगा वो हमेशा अच्छा ही आता है डिस्कस करने के बाद में। फिर कभी कंपनी लॉस में जाती है तो फायदा क्या है, शेयरिंग हो जाती है। मतलब 10 लाख का नुकसान हो गया तो 5 लाख उसने नुकसान झेल लिया, 5 लाख आपने नुकसान झेल लिया। अगर आप अकेले होते तो पूरा 10 लाख नुकसान आपको झेलना पड़ सकता था। अब इसके लिमिटेशंस क्या है पार्टनरशिप के, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब कुछ हो गया तो सब पूरा कर्जा उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज तो इसमें भी थी, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी थी, ठीक है। अनसर्टेन लाइफ, अगर पार्टनर को कुछ हो गया तो दूसरे पार्टनर को संभालना पड़ेगा। मतलब कुछ लीगल एक्टिविटी किया, कुछ प्रॉब्लम किया एक पार्टनर ने, तो दूसरे को भी वो झेलना पड़ेगा। एक पार्टनर ने कुछ गलत काम कर दिया तो उसका भी बदनामी। एक पार्टनर ने कुछ मतलब कोई चोरी कर ली या कोई इलीगल काम कर लिया तो दूसरे का भी नाम खराब, कंपनी का भी नाम खराब और इसका भी नाम खराब, ठीक है। इसमें लिमिटेशन ये है कि पार्टनर की कैपेसिटी होती है 10 से 20 के बीच ही पार्टनर ऐड कर सकते हैं। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मतलब आपका शेयर 50% है, दूसरे का शेयर 50% है, तो उसको आप शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते कि मैं पार्टनर हूँ अभी मेरी जगह पे मेरे भाई को ले ले, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। या तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी या उसको छोड़नी पड़ेगी। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब क्या, कॉर्पोरेट बिजनेस एक कंपनी होती है, ठीक है। अ कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल दैट इनेबल्स प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड एंटरप्रेन्योर्स टू ऑपरेट इन अ फ्लेक्सिबल वे। मतलब ये एक कंपनी ही होती है, ये क्या होती है, एक कंपनी होती है बट इसमें पेपर वर्क होता है कम। ऐसा समझ लो कि ये एक कंपनी है बट इसका पेपर वर्क क्या होगा, कम होगा, कम होगा। द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या इसको हम कह सकते हैं LLP, इसका शॉर्ट फॉर्म है LLP। LLP इज viewed as an alternative corporate business vehicle। मतलब ये कॉर्पोरेट बिजनेस के जैसा है, ये एक कंपनी के जैसा है, बट ये जनरली स्टार्टअप वगैरह कंपनीज को लागू हो जाता है। मतलब आपको ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है, गवर्नमेंट का लीगल एक्टिविटीज कम करनी है, या ज्यादा पेपर वर्क नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट कम है, स्टार्टअप है, तो आप LLP से शुरू कर सकते हो, ओके। द साइलेंट फीचर्स, एक मिनट होल्ड कीजिए। ये क्या हो गया, क्यों, उधर कौन बैठा है, वो जो सारे अपने पेपर्स थे वो सब रख दिए संभाल के, सारे पेपर्स वगैरह ठीक से रखो, कोई पेपर मिस नहीं होना चाहिए, हाँ? और बच्चों को बोलना किसी चीज को हाथ नहीं लगाए। मैं आज आ रहा हूँ वहां पे थोड़ी देर में।
ये आपका पार्टनरशिप फर्म जैसे ही होता है, बट ये आपका लीगल रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ना, वैसे ही ये भी एक कंपनी होती है। इसमें एटलीस्ट 2 पार्टनर्स की जरूरत होती है। कितने पार्टनर्स की जरूरत है? कम एटलीस्ट से टू कम पर्सन। कम से कम 2 पार्टनर्स की जरूरत होती है इसके अंदर। ओके। और उसमें से कोई एक होना चाहिए रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक भारतीय होना चाहिए, जरूरी है इसके अंदर। ये ध्यान में रखो, ये मेन पॉइंट है इसका। सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, एलएलपी बहुत कम आता है, और ये एच यू एफ भी कम आता है। एच एफ यू, हाँ एच यू एफ। एच यू एफ इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके। हिंदू फैमिली मतलब क्या है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रेफर्स टू अ बिजनेस विच इज ओन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली। ये आप लोगों को शायद पता होगा ये कंसेप्ट। जिसके पास भी जॉइंट हिंदू फैमिली का पैन कार्ड है या डॉक्यूमेंट्स है, उनके लिए एक अलग फैसिलिटी है कि वो ये इस इस फैसिलिटी के थ्रू से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी सब्सिडीज मिलती है और बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें उन फैसिलिटीज के थ्रू आप जैसे कि बिजनेस करना आपके लिए इजी हो जाता है। अब इसके फीचर्स क्या है? Members by birth. Membership of a joint Hindu family business is automatic by birth of a male child. It is not created by an agreement. मतलब ये क्या होता है? ये ऑटोमेटिक है। आप अगर हिंदू फैमिली से हो और आपको अगर जॉइंट फैमिली है, तो आप इसको आपका ऑटोमेटिक मेंबरशिप बन जाता है। बट आपको रजिस्टर करना पड़ता है या उसका रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। मैनेजमेंट। एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली। एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा जो फैमिली का मेंबर होगा वो उसका समझ लो कि मैनेजर हो गया जैसे। ठीक है। लायबिलिटी। अगर उसका कुछ व्यापार लॉस में गया तो उसके फैमिली को ये पूरा झेलना पड़ सकता है, या उसको खुद को उसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। फिर देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ को पार्टनर्स ऑफ द एचयूएफ बिजनेस, हाउएवर द मेंबरशिप इज रेस्ट्रिक्ट। मतलब कैसा ना कि तीन, जैसे कि आपके 3 जनरेशन हो गए ना, दादा हो गया, फिर पिता हो गया, और आपके पोते हो गए, 3 जनरेशन तक ये चलता है। उसके आगे ये नहीं चलता। तो इसमें लिमिट ये है कि आपका एक फैमिली हो गया, सेकंड फैमिली हो गया, थर्ड फैमिली हो गया, तब तक ये फैसिलिटी आप यूज कर सकते हो। माइनर मेंबर्स। अ मेल चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ बिकम्स अ को पार्सेनर। ठीक है। मतलब एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो भी ऑटोमेटिकली वो कंपनी का पार्टनर बन जाता है। अनअफेक्टेड बाय डेथ। मतलब अगर सबसे बड़े खानदान के सबसे बड़े जो भी हैं उनका अगर डेथ होता है, तो कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी चल फैमिली जो है चलाती वो है। उसको चलाती है। इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा है कि कंपनी कभी बंद नहीं होगी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो गया, स्टेटस ऑफ द मेंबर्स, सबको एक स्टेटस मिलता है, वैल्यू मिलती है। फाइनेंस है इसका, वो जो भी पैसे का कारोबार है वो सब में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस का फायदा है कि जो मेन मेंबर है उसका अगर डेथ होता है, देहांत होता है, तो भी बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। फैमिली प्राइड। फैमिली प्राइड मतलब फकर की बात है कि एक परिवार इतने अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है, व्यापार कर रहा है। अब इसके लिमिटेशंस क्या है? इसके लिमिटेशंस हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसे अगर कोई कर्जा हो गया या कुछ नुकसान हो गया तो परिवार के ऊपर आ जाता है या उसके ऊपर आ जाता है। फिर लिमिटेड एक्सेस टू द कैपिटल, मतलब बाहर का इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते, खुद के परिवार में जितना पैसा है उतना ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ। एंड इनकम्पिटेंट कार्टा में रूइन द बिजनेस, मतलब अगर आपके बिजनेस, आपके व्यापार का जो मेन परिवार का सदस्य है वो अगर अच्छा नहीं है, वो बिजनेस को नहीं संभाल पा रहा है, तो बिजनेस बर्बाद भी हो सकता है। ये उसका एक डिसएडवांटेज है। समझ में आ गया? इसमें क्या था? सोल प्रोप्राइटरशिप, एक अकेला ओनर। फिर दूसरा था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, 2 पार्टनर मिलके कर सकते हैं या 2 से ज्यादा पार्टनर्स मिलके कर सकते हैं। तीसरा था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब एक कंपनी होती है जिसमें कम से कम 2 पार्टनर्स मिल के उस कंपनी को बनाते हैं और उसको चलाते हैं। फिर आता है एच यू एफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फैमिली। जो भी हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है, जो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है,
वो अपनी कंपनी खुद खोल सकते हैं, उसको चला सकते हैं। ओके, और कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट है तो बताओ।